गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमने कल एक लेसन स्टार्ट किया था हिटलर के ऊपर, जिसका नाम था नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये वाला लेसन हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हेलमुथ के बारे में जाना कि हेलमुथ के जो फादर थे किस तरह से सुसाइड करते हैं, और उनके जो फादर थे वो नाजी पार्टी से जुड़े हुए थे, और नाजी के पार्टी के जो लोग थे, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने 60 लाख जिजिस को इन्होंने मारा, पोलिश लोगों को इन्होंने मारा, 70,000 जो जर्मन जो लोग थे, जो क्रिपल्ड थे या आप ये कह सकते हो डिसेबल थे फिजिकली या मेंटली रूप से, उनको भी इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। तो उसी नाजी पार्टी के राइज की हम बात कर रहे हैं, जिसके हेड हुआ करते थे हिटलर। कौन थे? हिटलर। ठीक है। तो कल हमने ये जाना कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार कौन कौन से किन किन कंट्रीज के बीच में हुआ था। तो वही वो था आपका सेंट्रल पावर और अलायंस पावर। अलायंस जो पावर थी, जिसमें आपके फ्रांस और रसिया वगैरह जो कंट्री हैं, फ्रांस रसिया हो गया, और जो इसके अंदर यूएसए है। ठीक है। दूसरी तरफ आपकी जो सेंट्रल पावर थी, जिसमें जर्मनी था, ओटोमन एम्पायर था, ऑस्ट्रिया हंगरी था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसके इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं कि क्या इफेक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार के जर्मनी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव जो था फर्स्ट वर्ल्ड वार का पड़ा। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की बात करते हैं, वर्साई की संधि की बात करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव अगर किसी पर पड़ा है तो वो किस पर पड़ा है? अभी वो जर्मनी के ऊपर पड़ा है। तो जर्मनी पर कौन कौन से इफेक्ट थे जो इस युद्ध के बाद पड़े थे, वो हमने डिस्क्राइब किए हैं। चलो एक बार बता देते हैं उनके बारे में। सबसे पहले इसमें बताया कि डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ फिजिक साइकोलॉजी एंड फाइनेंशियली। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई जर्मनी जो था, इसके ऊपर इस युद्ध का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। ये सिर्फ साइकोलॉजी रूप से ही नहीं खत्म हो गया, एक तरीके से फाइनेंशियली रूप से भी वो बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव जो है लोगों पर पड़ा। अब आप कहोगे फाइनेंशियली रूप से तो समझ में आ गया कि भाई 6 बिलियन जो पौंड थे, 6 बिलियन पौंड का जो जुर्माना लगा था इसके ऊपर, जिसकी वजह से फाइनेंशियली रूप से इसकी कंडीशन जो थी वो काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी रूप से बात करें तो साइकोलॉजी रूप से किस तरीके से जर्मनी पर इम्पैक्ट पड़ा, तो देखिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमारे यहाँ पर एक कोरोना टाइम चला हुआ है, लगभग 3 साल हो गए है ना कोविड के चलते हुए। तो इस कोविड को अगर हम देखें, जो कोविड है यानी कोरोना जो है, अब इसकी वजह से लोगों पर जो साइकोलॉजी रूप से प्रभाव पड़ा। देखिए आपने देखा होगा कि सेकंड दौर में, यानी जब आपकी सेकंड लहर चल रही थी कोविड की, तो उसमें बहुत ही व्यक्ति आपने देखे होंगे कि ये एक साथ बहुत सारे लोगों को जला रहे हैं, बहुत ही व्यक्तियों को पानी में बहा दिया गया या उनकी डेथ हो गई। तो मतलब एक मिजरेबल कंडीशन जो थी वो देखने को मिली। लोग फिर साइकोलॉजी रूप से इतने डर गए कि उनको ये लगा कि बस अब मेरा नंबर आने वाला है, मैं खत्म होने वाला हूँ। या फिर इस टाइम में, कोविड के टाइम में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, अपने अपनों को खोया है, उनको इस दुख का एहसास हुआ कि भाई साइकोलॉजी रूप से वो कितने डिस्टर्ब हुए। तो ऐसी ही कुछ कंडीशन जो थी जर्मनी में देखने को मिल रही थी कि जर्मनी के जो लोग थे वो साइकोलॉजी रूप से सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुए। फाइनेंशियली रूप से तो उनकी कंडीशन खराब हो ही चुकी थी, क्योंकि देखिए इनके पास आयरन था, आयरन भी चला गया, कोयला था, कोयला भी चला गया है ना, एरिया भी चला गया। साथ ही साथ इसको 6 बिलियन पौंड का जुर्माना भी जर्मनी को देना था वर्साई की संधि के अनुसार। तो इसीलिए जो जर्मनी था ये साइकोलॉजी रूप से इतना ज्यादा डर गया, और साथ ही साथ फाइनेंशियली रूप से भी इसकी जो कंडीशन थी वो इतनी खराब हो गई। बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से जर्मनी के अंदर जो लोग थे वो भूख का शिकार होते हैं, और इन्होंने ये कहा, गले के अंदर पट्टियां टांग ली, ये हर तरीके का काम करने के लिए रेडी हो गए, विलिंग टू डू समथिंग समवर्स। यानी ये कहा गया कि हम कोई भी काम कर लेंगे, किसी भी तरीके का काम कर लेंगे, बस आप हमें काम दे दो। फिर चाहे वो सफाई का काम करना है या किसी के घर का काम करना है, कुछ भी, मतलब एवरीवन हर काम जो था ये करने के लिए रेडी थे। तो फाइनेंशियली रूप से भी जर्मनी की हालत खराब हो चुकी थी। उसके बाद अगर हम बात करें कि कॉन्टिनेंट ऑफ
क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर होता है अगर हम किसी को कुछ पैसे देते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्रेडिटर। यानी अब तक जर्मनी जो था वो किस तरीके से पेश आ रहा था, वो क्रेडिटर की भूमिका निभा रहा था, यानी वो लोगों को पैसे देता था, क्योंकि जर्मनी की हालत बहुत अच्छी थी, है ना। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हालत इतनी खराब हो गई कि जो व्यक्ति सबको पैसे देता था, लोन देता था, क्रेडिटर था, आज उसकी हालत टर्न इनटू डिबेटर। डिबेटर क्या होता है? कर्ज लेने वाला होता है ना। तो जो सबको कर्ज देता था, आज उसको कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई, वो सबसे कर्जा ले रहा है। उसके बाद इनफैक्ट Weimar Republic was made to pay for the sign of old empire। पुराना जो साम्राज्य था, मोनार्क जो सिस्टम था वहां पे जर्मनी के अंदर, अब उसकी जगह पे पुराने यानी ओल्ड एम्पायर की जगह पे, यानी अब इन्होंने गलतियां की। जो किया था राजा ने किया था, लेकिन राजा तो भाग गया। जैसे ही युद्ध चला उसे लगा कि खत्म होने वाला है और तू हारने वाला है, राजा तो अपना पद छोड़ के भाग गया। तो उसका जुर्माना जो था वो किसको भुगतना पड़ा? वो अभी अभी इन्फेंट होता है, जो नवजात जो शिशु होता है। अब नवजात यानी जो नया नया जन्म किसका हुआ है? वाइमर रिपब्लिक का हुआ है। क्योंकि जब राजा भाग गया और मोनार्क खत्म हो गया, तो उसके बाद जर्मनी के लोगों ने डिसाइड किया कि हम जर्मनी को एक रिपब्लिक, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, है ना। तो इसी से वाइमर रिपब्लिक का जन्म हुआ। तो वाइमर रिपब्लिक कैसा था? भी एक नवजात बच्चे की तरह से था, जिसे जिसे ये सारा पे करना पड़ा। किसकी वजह से? पुराने जो राजा थे उनकी गलतियों का हर्जाना इस वाइबर रिपब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद बर्डन ऑफ वार गिल्ट, यानी बर्डन ऑफ वार गिल्ट, गिल्ट का मतलब युद्ध का जो गिल्ट था वो किसको थोपा गया था? जर्मनी को। क्या माना गया था? कि जर्मनी तुझे गिल्ट होना चाहिए, क्योंकि जितना भी कांड हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? तुम्हारी वजह से हुआ। तो युद्ध का कंपनसेशन भी तुझे ही देना पड़ेगा, है ना। तो बर्डन ऑफ वार गिल्ट जो था, नेशनल मोबिलाइजेशन फाइनेंशियली क्रिपल्ड आफ्टर पेइंग कंपनसेशन। यानी जब इन्होंने ये कंपनसेशन के रूप में जो 6 मिलियन पाउंड जो बताए गए थे, अब ये कह रहा है कि अगर वो ये कंपनसेशन के जो पैसे हैं पे कर दे, तो पे करने के बाद उसकी जो फाइनेंस कंडीशन थी वो बहुत खराब हो चुकी थी, और हालात जो थे वो इतने खराब हो चुके थे कि वो भाई आउट ऑफ हो गए थे, लोगों से संभाले नहीं समझ रहे थे। तो सारा गिल्ट किसको ऊपर सौंपा गया? जर्मनी के ऊपर। उसके बाद जो भी जर्मनी के अंदर सोशलिस्ट थे, या फिर कैथोलिक्स थे, या फिर जो डेमोक्रेटिक थे, तीनों ही जो व्यक्ति थे, सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक जो थे, सपोर्टेड वाइमर रिपब्लिक। ये सपोर्ट करने लगे किसका? वाइमर रिपब्लिक का, जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, जो डेमोक्रेसी जर्मनी के अंदर नहीं बनी है। उस जर्मनी के रिपब्लिक के ऊपर वाइमर रिपब्लिक का सपोर्ट जो था वो इन लोगों ने किया। किसने किया? जो सोशलिस्ट थे, जो कैथोलिक्स थे और जो डेमोक्रेट्स थे, इन तीनों ने इनका सपोर्ट किया। ठीक है। उसके बाद दे वर मोकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, यानी अब इनको एक नया नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कि इनका मजाक उड़ाते हुए, जो युद्ध के अंदर जो भी गिल्ट वगैरह हुआ और उसके बाद कंपनसेशन देना पड़ा, ये युद्ध जो था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था, जर्मनी हारा था भाई नवंबर 1918 के अंदर। कब की बात है ये? नवंबर 1918 के बाद। ठीक है। तो अब इसमें इनका मजाक उड़ाते हुए देवर मोकली कार्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, इनका मजाक उड़ाते हुए इनको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया भाई? ये नवंबर क्रिमिनल है, क्योंकि युद्ध खत्म कब हो रहा है? नवंबर में। ट्रीटी जो हो रही है, अब ट्रीटी जो हुई वो 1919 में हुई। ठीक है। अब इनमें इनको नवंबर क्रिमिनल कहा गया। अब पूछा गया कि नवंबर क्रिमिनल है कौन? अगर आपसे पूछे कि हु वर नवंबर क्रिमिनल्स, नवंबर क्रिमिनल कौन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, द निक नेम नवंबर क्रिमिनल्स वाज गिवन। जो निक नेम है नवंबर क्रिमिनल्स का, ये किसको दिया गया है? वाज गिवन टू द जर्मन पॉलिटिशियन। किसको दिया गया है? जर्मनी के जो पॉलिटिशियन थे उनको नवंबर क्रिमिनल्स का नाम दिया गया है। हु नेगोटिएटेड, यानी जिन्होंने इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो अलाइंड पावर थी, जो अलायंस थी, उनके साथ नेगोशिएशन किया था एंड साइंड द आर्मिस्टिक विच एंडेड
वर्ल्ड वार इन नवंबर 1918। नवंबर 1918 में युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी की तरफ से जो नेगोशिएशन जिन लोगों ने किया था, जो जर्मनी के पॉलिटिशियंस थे, उनको नवंबर क्रिमिनल्स का नाम दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो हो गई भी इफेक्ट क्या पड़ा कि जर्मनी ने जो युद्ध लड़ा था, इस युद्ध के बाद युद्ध में ये बुरी तरीके से हारे थे और ट्रीटी ऑफ वर्से जो थी वो इनको साइन करनी पड़ी और उसके इफेक्ट क्या क्या पड़े। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया है। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोशलिस्ट पॉलिटी। ठीक है, यूरोप की जो पॉलिटिक्स थी और जो सोशलिस्ट थी उनके ऊपर एक गहरी छाप जो थी इस वर्ल्ड वार ने छोड़ी थी। ये तो सीधा सा ही पता है आपको कि इसका एक बुरा प्रभाव जो था वो देखने को मिला, जो बहुत ही बुरा था और जर्मनी इससे काफी हद तक टूट चुका था। काफी चीजें थी जो इसे छीन ली गई थी और उसके बाद जर्मनी में ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हुई जिसकी वजह से यहाँ पर हिटलर जैसे व्यक्ति अपनी ताकत जो थे वो बढ़ा पाते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था इसने हमारी राजनीति के ऊपर और हमारी सोसाइटी के ऊपर काफी गहरा प्रभाव जो था वो छोड़ा था। उसके बाद क्या हुआ, शोल्डर प्ले अबोव सिविलियंस, सैनिकों को भी नागरिकों से ऊपर मान लिया गया। जो भी टीवी था या मीडिया था, टीवी मीडिया सभी के अंदर यही चीज दिखाई गई कि भी देश के जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, ये ऊपर हैं। सैनिकों के जीवन के ऊपर काफी चीजें कही गई, सैनिकों को एक सम्मान दृष्टि से देखा गया और उनको ये कहा गया कि वाह क्या जीवन है, सोल्जर्स का जो जीवन है, सैनिकों का जो जीवन है वो बहुत अच्छा है। उनको बढ़ा चढ़ाकर समाज के अंदर जो था वो दर्शाया गया, हर तरीके से उनको अप करने की कोशिश की गई कि भाई जो कुछ है वो सैनिक ही है, सैनिकों की वजह से ही ऐसा हो रहा है, सैनिकों की वजह से ही जो है हमारे देश का नाम रोशन होगा, ये वो। मतलब देखिए, सैनिकों का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, जर्मनी में ऐसा किया जा रहा था, लेकिन जर्मनी में सैनिकों को सम्मान नहीं इस दृष्टि से नहीं कि वो ब्रेव हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर हम रियलिटी की बात करें उस टाइम जर्मनी की, तो जर्मनी की जो रियलिटी थी उसमें सैनिकों की जो स्थिति थी वो बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा मिजरेबल थी कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, है ना। क्योंकि देखिए वहां पर ये लोग खाई जो है, जैसे आपने टीवी वगैरह या मूवी के अंदर भी देखा होगा कि जैसे युद्ध जब होता है तो वो बंकर सा बना लेते हैं, खाई सी खोद लेते हैं और उसके अंदर वो लोग रहते हैं। तो ये खाइयां जो थी, ट्रेंच जो थे, उनके अंदर बना बना के और उनमें ये लोग रहते थे, जिनमें उनको चारों तरफ से चूहे वगैरह वगैरह रहते थे। और वो चूहे आम चूहे नहीं होते थे जैसे आज वाले चूहे होते हैं, वो चूहे ऐसे होते थे जो लाशों को खाते थे। कभी भी कोई भी गैस, पॉइजनस गैस रिलीज हो रही है तो उनके कारण दम घुटने से जो सैनिक है वो मर रहे हैं, उनकी आंखों में एलर्जी हो रही है, स्किन में एलर्जी हो रही है, मर रहे हैं, कोई गोलियों से मर रहा है, कभी भी कोई भी अटैक हो जाएगा, कभी बम फट जाएगा। तो आप वहां पर ऐसी जगह रह रहे हैं जहां आपके साथी मरे हुए हैं और वहां पर उनको जो चूहे हुआ है वो काट रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं उनको। तो ऐसी मिजरेबल कंडीशन थी सैनिकों की अगर रियलिटी में देखे तो। लेकिन इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा था कि भाई सैनिकों का जीवन जो है वो बड़ा ही अच्छा है, यानी मीडिया के द्वारा इनको ग्लोरीफाई किया गया। मीडिया जो था उसने ग्लोरीफाई किया ट्रेंच लाइफ, ट्रेंच की जो लाइफ थी, यानी सैनिक जो ट्रेंच के अंदर रहते थे उनको किस तरीके का जीवन वो जीते हैं, उनको बार बार ग्लोरीफाई किया जा रहा था, बार बार उसको बताया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो था अब आपको पता है कि भाई वहां पर हम बात करें अगर जर्मनी की, तो जर्मनी के अंदर वाइमर रिपब्लिक रूल कर रहा था। ठीक है, वाइमर रिपब्लिक जो एक नया नया बच्चा बना था अभी, मतलब एक नवजात बच्चे की तरह से था, जिसे अभी केयरिंग की जरूरत थी और जिसे अभी और ज्यादा बढ़ावा करने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। अब देखिए, हालांकि जो जर्मनी है उसमें वाइमर जो रिपब्लिक थी, वाइमर जो रिपब्लिक थी, वाइमर रिपब्लिक जो थी, इसने
ये कहा था कि भाई हम जो है क्या करेंगे, हम डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे और इसमें मेल फीमेल सबको बराबर का हक जो है वो प्रदान किया जाएगा। और भी बहुत सारी बातें वाइमर रिपब्लिक के द्वारा कहा गया। लेकिन हम बात करें, अगर डाटा उठा के देखते हैं तो डाटा ये बताते हैं कि भाई कुछ ही टाइम में, मतलब 10-12 साल के अंदर ही लगभग 20 जो वहां की पार्टियां हैं उन्होंने रूल किया है। तो मतलब ज्यादा जो कंडीशन है यहाँ की अच्छी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज की। उसके पीछे भी हम कारण जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिनकी वजह से जो राजनीति थी वहां की या जर्मनी की जो हालात थे वो इतने ज्यादा मिजरेबल हो चुके थे कि बार बार ये हो रहा था। अभी फिलहाल के लिए हम अपना ध्यान रखते हैं वाइमर रिपब्लिक की तरफ, कि वाइमर रिपब्लिक जो था वो क्या था, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वाइमर रिपब्लिक जो था इसके अगेंस्ट में, यानी इसके साथ जो था तैयार हो गई थी एक और पार्टी करने के लिए। तो वो देखिए कौन सी पार्टी थी आपकी, वो थी स्पार्टासिस्ट। देखिए तो लिखे हैं, तो एक तरफ है आपकी वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक के अगेंस्ट में जो नई पार्टी आई है उस पार्टी का नाम है भाई स्पार्टासिस्ट। ठीक है। अब स्पार्टासिस्ट क्या है, देखिए ये स्पार्टासिस्ट जो है ये बाद में जो था ये कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानी जाती है। वाइमर रिपब्लिक के अंदर कौन से आते हैं, वाइमर रिपब्लिक के अंदर जो हमारे सोशलिस्ट थे, जो कैथोलिक थे, जो डेमोक्रेटिक्स थे, वो लोग इसके अंदर आते हैं और इसको सपोर्ट करते हैं वाइमर रिपब्लिक को। क्यों, अब देखिए वाइमर रिपब्लिक क्या कह रही है कि भाई मैं तो खुद ही यहाँ पे नया हूँ, मैं तो अभी अभी अपने पैर जमाने शुरू किए, ऊपर से एक नई पार्टी और आ गई है। अब जो ये स्पार्टासिस्ट थी ये क्या थी भाई, ये इसके जो विचार थे या हम ये कहें ये किससे प्रभावित थी, तो आपने ध्यान होगा बोल्शेविक के बारे में। बोल्शेविक पार्टी यानी जो कहां पर रूल कर रही थी, इन रसिया, रसिया के अंदर जो बोल्शेविक पार्टी थी, ध्यान होगा आपको, है ना, जिसमें लेनिन की बात हमने की थी। तो बोल्शेविक पार्टी के जो सेट ऑफ आइडियाज थे उनसे इम्पैक्ट हुई थी जो स्पार्टासिस्ट थी। यानी ये सबसे ज्यादा ये चाहती थी कि जिस तरीके से रशिया के अंदर बोल्शेविक पार्टी काम कर रही है उनको उन्हीं की तरह से हमें यहाँ पर जर्मनी के अंदर काम करना है। ये किसका मानना था, ये स्पार्टासिस्ट जो पार्टी थी उसका मानना है। बाद में जो स्पार्टासिस्ट पार्टी है ये कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है। कौन सी पार्टी बनती है, कम्युनिस्ट। कौन सी पार्टी बन जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है। ठीक है, कौन सी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बनती है, तो भाई ये आपकी जो पार्टी है स्पार्टासिस्ट, ये स्पार्टासिस्ट बाद में बनती है कम्युनिस्ट पार्टी। और ये बिलीव करती है बोल्शेविक पार्टी के आइडियाज के ऊपर कि बोल्शेविक पार्टी जिस तरीके से काम करती है हमें भी वैसा ही काम करना है जर्मनी के अंदर। बोल्शेविक पार्टी कहाँ काम कर रही है, ये आपकी काम कर रही है रशिया के अंदर। ठीक है, ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन रसिया, ये कौन से पैटर्न पर काम करती है, बोल्शेविक पार्टी जो रशिया के अंदर काम करती है उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर ये काम करती है। जबकि जो अब देखिए, अब इस वाइमर रिपब्लिक के अंदर कौन कौन है, इस वाइमर रिपब्लिक के अंदर देखिए, एक तो आपके कैथोलिक्स हैं, दूसरे आपके सोशलिस्ट हैं, ठीक है, तीसरे आपके डेमोक्रेटिक हैं। ये तीनों जो पर्सन थे कौन कौन से, कैथोलिक, सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक, ये तीनों किसमें शामिल है भाई, ये तीनों वाइमर रिपब्लिक का साथ देते हैं। और इसके अलावा कौन देता है, इसके अलावा वार जो वेटिरियर थे, वार वार वेटेरियंस थे। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर वो सिपाही जो बहुत वीरता से लड़े थे लेकिन हार गए थे उनको कहा जाता है वार
वर्टिलियर्स, तो वो वार वर्टिलियर्स भी किसका साथ दे रहे हैं इसमें? वाइमर रिपब्लिक का ही साथ दे रहे हैं। इस युद्ध में किसने साथ दिया? जिसे फ्री क्रॉप्स का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? फ्री कोर्प्स। अब देखिए ये क्रोप नहीं है, ये कोर्प्स है, CORPS, कोर्प्स। फ्री कोर्प्स कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जो ये वार वॉलंटियर्स हैं, यानी वो वॉलंटियर्स जो वो वीर योद्धा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की तरफ से लड़े थे, हारे हुए जो सैनिक थे, उनको कहा जाता है, और ये फ्री कोर्प्स थे। तो इसमें इस तरफ देखिए आपके कैथोलिक हैं, सोशलिस्ट हैं, डेमोक्रेटिक हैं, वार वॉलंटियर्स हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बोल्शेविक पार्टी के ऊपर बिलीव करते हैं और उन्हीं तरीके से काम करना चाहते हैं, ठीक है, ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक पार्टी इन रशिया। और साथ ही साथ बाद में ये बनाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये जो स्पार्टासिस्ट है ये नया नया आया है, रिपब्लिक थोड़ा सा इससे पुराना हो चुका है। तो आप बताइए इस युद्ध के अंदर कौन जीतेगा? सीधी सी बात है, ये नए आए हैं, लोग भी साथ नहीं है, ठीक है, इसीलिए जीतेंगे कौन? जो वाइमर रिपब्लिक है ये जीत जाते हैं, और उसके बाद स्पार्टासिस्ट जो थी वो खत्म हो जाती है, ठीक है। अब वाइपर रिपब्लिक जो थी ये जीत गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइपर रिपब्लिक जीतने के बाद जो चीजें हैं वो बढ़िया हो जाने वाले हैं, क्योंकि जल्दी ही लोग इसके खिलाफ भी हो जाएंगे, ठीक है। और किस तरीके से बाद में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है वो देखने को मिलेगा, और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर चीजें बदलेंगी। अब देखिए अगर हम टाइम 1918 से 23 की बात करें, ठीक है, तो 1919 के अंदर यानी 1919 के अंदर जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी। अब इसमें काफी चीजें इसको देनी पड़ी, आयरन देना पड़ा, कोल देना पड़ा, एरिया देना पड़ा, पॉपुलेशन देना पड़ा। अब जैसे ही 1923 आता है, जर्मनी जो था ये जर्मनी कर देता है रिफ्यूज टू पे मनी। अब जर्मनी मना करता है कि भाई मैं किसी भी अलायंस को किसी तरह का पैसा नहीं दूंगा, तो ये मना कर देता है, रिफ्यूज टू पे मनी। मनी को देने से ये रिफ्यूज कर देता है कि मैं अब किसी तरह का पैसा जो था अलायंस को नहीं दे सकता। कारण ये है कि मेरी खुद की कंडीशन इतनी खराब हो रही है, मैं इतनी बुरी हालात से गुजर रहा हूं, तो मैं इनको पैसे नहीं दे सकता हूँ। 1923 में इसने ये कह दिया। इससे पहले भाई ये गोल्ड के रूप में दे रहा है या किसी भी तरीके से दे रहा है ये ट्रीटी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन 1923 के अंदर 1923 के अंदर जर्मनी बिल्कुल रिफ्यूज कर देता है कि भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो मैं आपको कहां से पैसे दूंगा, मैं पैसे दे ही नहीं सकता। पैसे कब दूंगा? जब मेरे पास पैसे होंगे। अब मेरे पास खुद हालात इतने खराब है, तो मैं तुम्हें पैसे कहां से दूं? नहीं है भैया मेरे पास, तो तुम्हें जो करना है कर लो। अब अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा? अब इनकम रिसोर्सेज के वैसे खत्म हो चुके हैं, आयरन चला गया, गोल्ड जो था कोल था वो चला गया, एरिया चला गया, पॉपुलेशन चली गई, 6 मिलियन पौंड भी इसको पे करना है। तो अब इसने कर दिया हाथ ऊपर, भाई मेरी बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता भाई। अब देखिए क्या हुआ इसके बाद, जर्मनी ने जब पैसे मना कर दिए तो ऐसी स्थिति में जो था फ्रांस जो था, फ्रांस ने क्या कहा, भैया क्योंकि तुमने ये ट्रीटी साइन की है तो पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, ठीक है, अगर पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारे रूवर पर कब्जा कर लेंगे। और उसके बाद फ्रांस ने इसके रूवर जो एरिया था, जो इंडस्ट्रियल एरिया था, उस पर अपना अधिकार कर लिया और कहा ठीक है यहाँ जो चीजें प्रोड्यूस होंगी वो मैं ले लूंगा, तुम यहाँ से आउट हो जाओ, ठीक है। अब ऐसा कह दिया फ्रांस ने, और फ्रांस ने रूवर के ऊपर कर लिया कब्जा। अब जर्मनी की हालत और खराब, ठीक है। अब जर्मनी करे तो क्या करे, क्या करेगा ऐसे हालात में? जर्मनी जो था वो क्या करेगा? अब इसने बड़ी बेवकूफी वाला काम किया। क्या कहा कि भैया नोट छाप दो, क्योंकि देश में पैसों की कमी है, तो क्या करना है, बहुत सारे नोट ही नोट छाप दो। अब बहुत सारी करेंसी जो थी वो वहां पर छाप दी गई। अब क्या हुआ? अब आप कहोगे जब देश के पास इतने पैसे आ गए, बहुत पैसे इसने छाप दिए, तो इसकी हालत तो सुधर गई होगी, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ऐसे तो फिर कोई भी देश अमीर हो जाएगा कि आप अपनी करेंसी जो है वो करते जाओ करते जाओ करते जाओ। देखिए
चीजों की कीमत कब होती है, पैसे की भी कीमत कब होती है, जब वो एक लिमिटेड मात्रा में होता है। जब वो अनलिमिटेड हो जाता है ना, तो उसकी कीमत भी बंद हो जाती है। जैसे एक आईफोन की अगर हम बात करें, जैसे ही एक आईफोन नया लॉन्च होता है, तो ये दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी होती है। भाई 5 दिन के बाद भी तो आप वो चीज ले सकते हो ना, ले सकते हो, लेकिन आपको तो उसी दिन चाहिए जिस दिन लॉन्च हुआ है ना। मतलब अगर चीज लिमिटेड मात्रा में है तो उसकी डिमांड बहुत रहेगी, है ना, लोग लाइनों में लगे रहेंगे। लेकिन अगर वो अनलिमिटेड होगी तो उसको कोई पूछेगा भी नहीं, पूछेगा क्या, कोई पूछेगा ही नहीं। तो ऐसा ही हुआ जर्मनी के अंदर भी, है ना। तो जर्मनी जो थी, इसने इतने पैसे छाप दिए कि पैसे की वैल्यू ही गिर गई। क्या हुआ, और हाइपर इन्फ्लेक्शन जो था वो देखने को मिला जर्मनी के अंदर। अब देखिए क्या हुआ कि भाई इतने इसने इतने पैसे छाप दिए कि अगर हम $1 की बात करें, है ना, अगर हम $1 की बात करें तो उसमें लगभग 24,000, क्या बात कर रहे हैं हम, 24,000 मार्क आते हैं। और ये मार्क क्या है, ये मार्क करेंसी है जर्मनी की। मार्क जर्मनी की करेंसी को कहा जाता है। मतलब $1 की कीमत कितनी हो गई, 24,000 मार्क हो गई। अगर आपके पास 24,000 मार्क हैं तो आपके पैसे की वैल्यू कितनी है, सिर्फ $1। अब 15-20 दिन के बाद ही, यानी ज्यादा टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये धड़ाधड़ नोट छाप रहा है, तो ऐसे छापने से इसकी गरीबी थोड़ी दूर होने वाली थी। तो $1 की कीमत 24,000 है, तो कुछ ही दिनों में ये 96,000 हो गई। मतलब $1 की कीमत ही कितनी हो गई, 96,000। और बहुत जल्दी इसकी कीमत किसमें चलेगी, ट्रिलियंस में चलेगी। किसमें चलेगी भाई, उसके बाद जैसे हम ये कहे 4 लाख हुई, 4 लाख हुई, ठीक है। 4 लाख के बाद ये किसमें चलेगी, ये ट्रिलियंस। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एनसीईआरटी के अंदर जो डाटा दिए गए हैं वो कह रहे हैं कि जर्मनी ने जो पैसे छापे उसकी कीमत इतनी हो गई कि $1 के बराबर, मतलब 24,000, बाद में $1 के बराबर 96,000 मार्क, और 4 लाख। उसके बाद इसकी कीमत किसमें चली गई, सीधा ट्रिलियंस के अंदर चली गई। ट्रिलियंस के अंदर इसकी कीमत चली गई, $1 की कीमत। अब एक एग्जांपल देते हैं आपको। अगर ₹1 की कोई चीज है, मान लीजिए ₹10 की कोई चीज है, ठीक है, और आप धड़ाधड़ नोट छाप रहे हो और उसकी वैल्यू ही नहीं है, तो वो मतलब उसकी कीमत की कोई वैल्यू नहीं है। कब होगी, जब वो एक लिमिटेड मात्रा में रहेगी। अब आप कहोगे, देखिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको एक पैकेट क्या लेना है, ब्रेड का लेना है, ब्रेड समझते हो ना, एक पैकेट ब्रेड का लेना है, तो ऐसा कहा जाता है कि एक पैकेट ब्रेड को लेने के लिए एक जो टैक्सी, आप ये कह सकते हो टैक्सी भर के, या एक जो थ्रीलर कोई व्हीकल है, या फिर कह सकते हो भर भर के सूटकेस, है ना। एक ब्रेड का पैकेट लाने के लिए लोग टैक्सी भर भर के पैसे ले जाते थे। अब आप सोच सकते हो पैसे की वैल्यू कहाँ रही, वैल्यू तो रही नहीं ना। अगर किसी भी चीज की वैल्यू घट जाती है ना, तो क्या होगा, अगर आपके पास इतने पैसे हैं, बहुत पैसे छाप दिए और मार्केट में वैल्यू उसकी नहीं है ना। जैसे डॉलर के टाइम में हुआ कि भाई $1 के बराबर आपके 24,000 मार्क है, मतलब आपको अगर कोई चीज $1 की आ रही है तो इतने मार्क आपको देने पड़ेंगे। मतलब एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए आपको एक टैक्सी भर के, या कहो एक सूटकेस भर के पैसों का ले जाना पड़ेगा, है ना। तो आप हालात समझ सकते हैं कि वहां पर जर्मनी के अंदर कैसी स्थिति रही होगी। तो इससे जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेक्शन जो था वो हो गया। ये कब होता है, ये तब होता है हाइपर इन्फ्लेक्शन इज व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस राइज मोर देन 50% इन ए मंथ। एक महीने में जब इनकी चीजों की कीमत 50% से भी ऊपर हो जाती है तो हाइपर इन्फ्लेक्शन हो जाता है। तो वो ही देखने को मिला जर्मनी के अंदर, हाइपर इन्फ्लेक्शन हो गया। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि भाई एक जो था एक प्लान लाया गया जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923, जिसमें जर्मनी जो था ये लोन लेता है अमेरिका से। तो इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक
क्राइसिस 1923, वही बात हम कर रहे थे इकोनॉमिक क्राइसिस की कि 1923 के अंदर जब इसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, पैसे मना कर दिए, उसके बाद किस तरीके की स्थिति जो थी वो बदली और इन्होंने धड़ाधड़ नोट छापे और वो स्थितियां और बद से बदतर होती चली गई, है ना। अगर देखिए कोई भी चीज होती है, अगर जैसे जर्मनी है, उस टाइम हालांकि इसने गलती की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, लेकिन अगर इसकी हालत ऐसे ही चलती गई चलती गई, लेकिन देखिए आर्थिक महामंदी भी आएगी, इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आएगा 1929 से 32, 1929 टू 32। अमेरिका जैसे देशों की हालत हो गई थी खराब, इसमें आर्थिक महामंदी, जब उनकी हालत खराब हो गई तो जर्मनी की तो औकात ही क्या थी। अब ये तो बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, तो ऐसे में जर्मनी की हालत जब इतनी ज्यादा खराब हो रही है तो लोगों को इस पर दया आने लगी कि भाई देखो कैसा हुआ, और यही कारण है हिटलर यहाँ पर पैदा हुआ, मतलब हिटलर को पनपने का टाइम मिला। क्यों? क्योंकि ऐसे में चारों तरफ हालात इतने खराब है, अमेरिका जैसे देशों ने भी मना कर दिया, बाद में रिफ्यूज कर दिया हर चीज करने से। अब अमेरिका कैसे इसकी हेल्प करेगा वो देखिए। एक प्लान लाया गया था अमेरिका के द्वारा, और उस प्लान का जो नाम था वो है भाई डेविस प्लान। क्या कहा जाता है उसे? उसे कहा जाता है डेविस प्लान या डेवस डेविस प्लान के नाम से जाना जाता है। और ये डेविस प्लान जो था ये लाया गया था 1924 में, ठीक है। 1924 से लेकर 28 तक, मतलब 4 से लेकर और आपका 8 तक, 24 से 28 तक जो अमेरिका था, अमेरिका के एक व्यक्ति थे डान, और उन्होंने ही, उन्हीं के नाम पर ये डावेस प्लान रखा गया। डावेस व्यक्ति के जो थे अमेरिका के, इन्होंने देखिए जर्मनी के साथ क्या रखा, अभी से हमदर्दी होगी जर्मनी से। क्या कर रहा है जर्मनी के लिए कि जर्मनी को शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है। क्या दे रहा है? शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवा रहा है। किसको? जर्मनी को। क्योंकि 23 में इसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं नहीं पे कर सकता। अब यहाँ पर अमेरिका इसकी हेल्प करेगा जर्मनी की। तो अमेरिका के जो डावेस थे वो एक प्लान लेके आते हैं कि भाई जर्मनी, ठीक है आप ऐसे नहीं दे सकते हो तो हम आपको क्या देंगे, लोन देंगे। लेकिन लोन कैसा है? शॉर्ट टर्म में दूंगा, ऐसे नहीं कि मैं भर भर के पेटी दे दूंगा, मैं शॉर्ट टर्म के लिए तुम्हें लोन दूंगा। और इससे जर्मनी की हालात में हुए कुछ सुधार, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन देता, उससे ये अपने चीजों को प्रोड्यूस करने में लगाता, वहां से जो प्रॉफिट आती उनसे ये अलायंस को देता, कुछ तो कुछ अमेरिका को देता क्योंकि उसने लोन दिया है, और कुछ ये अपने फायदे के लिए करता यूज। ठीक है, तो इस तरह से 24 से 28 तक जर्मनी की हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ। लेकिन जो महल जर्मनी ने इस टाइम बनाया, वो कहते हैं ना कि जैसे रेत के टीले के ऊपर महल बनाना, तो रेत के टीले पर महल बनाने वाली कंडीशन थी इनकी कि इन्होंने जो प्लान बनाया है, अमेरिका हेल्प कर रहा है डावेस प्लान के तहत, शॉर्ट टर्म लोन इनको दे रहा है और इसकी कंडीशन थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो रहा है। लेकिन क्या होगा यदि अमेरिका ये लोन देना बंद कर दे? और ऐसा ही हुआ 28 में। तो अभी तो इसकी हालत इतनी सुधरी नहीं थी कि भाई इसको लोन की जरूरत बहुत ज्यादा थी अभी जर्मनी को। 28 के अंदर क्या हुआ, 28 तक इसने लोन दिए, लेकिन 1929 में अमेरिका के अंदर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ। मतलब वहां पर एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई। वहां का वॉल स्ट्रीट जो था, उसमें जो शेयर मार्केट था उसके दाम अचानक से एक दिन में ही बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। और वो जो गिरे थे वो 24 अक्टूबर को गिरे थे, जिसमें ऐसा माना जाता है कि 13 मिलियन शेयर एक ही दिन में बेचने पड़े, ऐसी हालात हो गए। तो देखिए अगर कोई भी बिजनेसमैन है, अगर वो डरने लग जाता है, मंदी से डरने लग जाता है कि तेरी हालत कभी कभी इतनी खराब ना हो जाए, तो ऐसे में देश सबसे ज्यादा डिप्रेशन के अंदर जाता है। तो वही अमेरिका के अंदर हुआ। 1929 में इसके शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आया, और जैसे ही नीचे आया इसने बंद कर दिया, जर्मनी को जो ये लोन दे रहा था ये बंद कर दिया। अब क्यों किया? देखिए अगर आपकी हालत खराब है तो आप दूसरों को लोन थोड़ी दोगे, कब दोगे? जब आपकी हालत स्टेबल है ना। तो अब अमेरिका की हालत खुद खराब होने वाली थी, तो ये जर्मनी को लोन कैसे देता? इसीलिए इसने मना कर दिया कि भैया मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता, मेरी तो खुद हालत खराब है। एक दिन में 13 मिलियन डॉलर का जो आप ये कहिए 13 मिलियन जो शेयर मार्केट थे,
तो वो शेयर एक दिन में बिक जाना कितना बड़ा लॉस है देश के लिए, मतलब इकोनॉमी इसकी पूरी तरह से हिल गई। और इसने मना कर दिया क्योंकि 29 से 32 तक आर्थिक मंदी का सामना किया अमेरिका ने। अब अमेरिका जैसे देशों की जब नाव डोलने लगी, जब उसी की हालत इतनी खराब हो गई, तो जर्मनी तो बेचारा पहले ही बुरे हालात से गुजर रहा था, तो इसकी हालत भी और ज्यादा बिगड़ने लगी। और 32 तक आते आते जो जर्मनी थी इसकी हालत हो गई बिल्कुल खस्ताहाल। अब ऐसे माहौल में जब सब कुछ खत्म हो चुका है और जर्मनी के पास कोई चारा नहीं है, ऐसे में हिटलर आते हैं एक नई रोशनी की किरण लेके, और ये काफी वादे करते हैं कि भैया मैं तुम्हें इस डिप्रेशन से, जो आर्थिक मंदी आई है, इससे उभारूंगा, मैं नया प्रोविजन लाऊंगा जिससे तुम्हें जो संधि हुई थी, वर्साय वाली जो संधि हुई थी, इसमें मैं कुछ छूटे आपको दिलवाऊंगा, मैं देश के लिए, जर्मनी के लिए पता नहीं क्या कर दूंगा। एक नया जज्बा लोगों के अंदर भरा, तो लोगों को ये लगा कि भाई ये मसीहा जो था, ये मसीहा अब आ गया है और ये अब हमारे लिए काम करेगा और देश को इस गरीबी से निकालेगा। देखिए हालात जर्मनी के इतने खराब हो चुके हैं कि जर्मनी के जो लोग हैं वो इतने डरे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ करेंगे, कुछ भी, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए जो है अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में जब देश इतनी गरीबी की हालत में गुजर रहा है, लोग कुछ भी, और देखिए जब देश गरीब होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस जब होते हैं, तो उसमें सबसे बुरा इफेक्ट यही होता है कि लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ, जब आपके पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, तो क्या करेंगे, क्राइम ही तो करेंगे, क्योंकि ईमानदारी से आप कमा नहीं सकते, ऐसे में वर्क नहीं है आपके पास। तो क्रिमिनल रेट बहुत हाई हो गया, लोग अनएम्प्लॉय हो गए, हालात खराब हो गए। ऐसे में हिटलर जब आया तो इसने एक नई रोशनी जो थी जर्मनी के लोगों को दिखाई, और ये जो था ये धीरे धीरे उभर के सामने आया। यही वो दौर था जब ये उभर के सामने आया। अब आप कहोगे ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? देखिए जैसे मैंने आपको बताया 29 से 32 के दौरान अमेरिका की खुद की हालत बहुत खराब थी। तो ऐसे में ये इसको क्या कहता है, इनको ये लगा बेचारा युद्ध में हारा हुआ है, इसकी हालत खराब है, इसलिए ये चीजें हिटलर ने जब स्टार्टिंग में जो चीजें की तो इसको सबने इग्नोर कर दिया कि भाई चलो धीरे धीरे, कुछ नहीं है ये, देश को करने डेवलप करने के लिए कर रहा है, करने दो जो कर रहा है ये वो, तो इसको इग्नोर कर दिया, जिसका खामियाजा पूरे दुनिया को भुगतना पड़ा। अगर इसे उसी टाइम स्टॉप कर देते तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने की नौबत नहीं आती। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था इसके लिए हिटलर ही रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जो था, क्योंकि आज हमारा टाइम हो गया है, तो इसके बाद की स्टोरी हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, ठीक है? ओके, थैंक यू।